चमकते सितारे ही नहीं, वरन साहित्याकाश में प्रकाशमान देदीप्यमान सूर्य है, जो स्वयं तो ऊर्जावान है ही, अपनी ऊर्जा चहुं ओर फैलाकर सबको भी ऊर्जावान करते रहते हैं। वे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बेहद सरल और आत्मीय, चाणक्य एवं आदि शंकराचार्य की तरह ज्ञानी डॉक्टर संजीव कुमार। आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर संजीव कुमार को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, वे स्वयं में एक पहचान है। यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी इनके बृहद अस्तित्व को परिचय के शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। फिर भी मैं इनका परिचय देने की कोशिश करती हूँ। IIT कानपुर से शिक्षा प्राप्त डॉक्टर संजीव कुमार पेशे से उच्चतम न्यायालय के नामी वकील हैं। सामाजिक क्षेत्र में BPL फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका अनुस्वार के संपादक हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन इंडिया नेट बुक्स के निर्देशक भी हैं। कानून की 36 पुस्तकें लिख चुके हैं। हिंदी साहित्य की 102 पुस्तकों के लेखक हैं। 16 प्रबंध काव्यों की इन्होंने रचना की है तथा 56 अन्य काव्य ग्रंथ इन्होंने लिखे। बाल साहित्य भी लिखा है, आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। इनकी विद्वत्ता और परिष्कृत लेखनी सबको आश्चर्यचकित कर देती है। इन्हें साहित्य श्री सम्मान, वागेश्वरी, सृजन सम्मान, शतकवीर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सम्मान, महाकवि कालिदास सम्मान तथा हरिवंश राय बच्चन जैसे अनेक अनगिनत सम्मानों से ये सम्मानित हो चुके हैं। तो आइए मित्रों, हम चलते हैं मन की बात संजीव जी के साथ करने के लिए। आदरणीय संजीव जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुस्वार मंच ने हमें याद किया फिर एक बार। बहुत हर्ष का विषय है कि हम आपके साथ परिचर्चा करें। सर्वप्रथम तो संजीव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। एक तो बचपन के संस्कार और परवरिश भविष्य के आदर्श होते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसे बीता और परिवार में किसका प्रभाव आप पर ज्यादा पड़ा। अच्छा प्रश्न। हमारा जो बचपन का समय था तकरीबन 10 साल मेरे गाँव में और मैंने वहाँ कक्षा 6 तक अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं शहर आ गया। लेकिन जो वो 10 साल थे, उन 10 सालों के पीरियड में हमारे साथ, हमको जो साथ मिलता था वो माँ का मिलता था। माँ मेरी ऋषि थी और वो ज्योतिष और संगीत दोनों में अपना दखल रखती थी, तो मुझे वो दिखता रहा। दूसरी चीज़, जब मैं 6 साल का हुआ और पढ़ने लग गया थोड़ा थोड़ा, तो मुझे रामचरितमानस पूरी पारायण की थी मैंने, तो उसने भी काफ़ी प्रभाव डाला। तो माँ का असर हम ज़्यादा कह सकते हैं, पिता का भी असर है लेकिन माँ का असर ज़्यादा है। और जो क्रिएटिविटी है वो माँ के जीन से प्राप्त हुई है, ऐसा कह सकते हैं हम। इसके अलावा मेरे ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव मेरे मामा जी का पड़ा, गोविंद प्रसाद त्रिपाठी अनल, जो कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे। हाँ, और साथ में उनकी भी रचनावली हमने प्रकाशित की है, तो उनका भी काफ़ी प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है अपने ऊपर जी। 10 साल की उम्र में मैं जब शहर आ गया तो धीरे धीरे मेरा साहित्य से नाता जुड़ा और फिर वो प्रगाढ़ होता गया। और 12वीं की पढ़ाई में, 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई में कविता पढ़ना, किताबें पढ़ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। परिणाम स्वरूप रिजल्ट खराब हो गया। तो फिर आगे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई और लिखाई दोनों शुरू की गई। पहली कविता हमारी जो है वो 16 से 16 वर्ष की उम्र में मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई। यदि आप अनुमति दें तो मैं पढ़ के। जरूर जरूर।
तीसरा है शीर्ष प्रतीक्षा। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ प्रतीक्षा हूँ। शून्य है पथ स्नेह लजपथ, देखती रथ में प्राण तेरे प्राण का प्राण, देखती रथ में रूप का उपमान हूँ मैं, सबल बख्शा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। मैं पूरी कविता लंबी है, इस जी एक स्टैंजा से मैं आप सब लोगों को उस काल की भाषा और शैली जो थी हमारी, उसका दिग्दर्शन या उसका अनुभव कर सकते हैं। और सुषमा जी, आपको जी अगला प्रश्न। जी जी आपका कहना है कि साहित्य मस्तिष्क के लिए भोजन है और पथ प्रदर्शन भी। आप इसे कैसे संदर्भित करें? देखिए, हमारी जो व्यक्तित्व है उसके 3 अंग होते हैं मूल रूप से। पहला फिजिकल यानी भौतिक शरीर, दूसरा इंटेलेक्चुअल यानी इंट्यूशन स्टडी नॉलेज, और तीसरी इमोशन यानी संवेदना। तो शरीर की जीवन की दोनों की जो संचालन है उसके लिए ऊर्जा तो चाहिए। शरीर को हम ऊर्जा देते हैं खाना खाकर, वो खाना जब पचता है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे हमारे शरीर के क्रियाकलाप चलते हैं। तो दूसरी चीज है इंटेलेक्चुअल यानी कि मेधा शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो ये तभी बढ़ेगी जब हम इसको भी भोजन देंगे। परिष्कृत तभी रहेगी जब हम कुछ नया नया सीखते रहेंगे, बुद्धि तभी काम करेगी। अगर हमने एक नई चीज करनी, पढ़नी लिखनी नहीं की तो मेधा शक्ति पर बगिंग हो जाएगी, और डिबगिंग काफी मुश्किल काम होता है। इमोशनल के संबंध में भी आपने देखा होगा, मनोवैज्ञानिक रूप से काफी प्रभाव पड़ते हैं घटनाओं के, दृश्यों के, आसपास के परिवेश के। तो ये भी उतनी इम्पोर्टेंट है। कई बार आप रास्ते में चलते फिरते ऐसा कुछ घटनाक्रम देख लेते हैं जिसको आप भूल नहीं पाते हैं, तो वो इमोशनल हो गया। तो मतलब ये है कि तीनों को बैलेंस करना चाहिए। मस्तिष्क को भोजन मिलना चाहिए, जैसे हमारे शरीर को भोजन मिलता है, मस्तिष्क को भोजन मिलना चाहिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के, ज्ञान अर्जन करके, और अपने लेखन में भी उन चीज़ों को समावेश कर सकते हैं। ऐसा मेरा विचार है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने उसको संदर्भित किया है, बहुत अच्छे से समझाया। मेरा अगला प्रश्न है कि आप तो वकील हैं और वाणिज्य के विद्यार्थी भी रहे हैं, तो लाभ हानि और अंकों की कठोर दुनिया से निकलकर आपने अपने अलग से एक साहित्य और काव्य की संवेदनशील और भावुक दुनिया में प्रवेश किया है। तो ये आपने कैसे इसमें प्रवेश कर लिया, और साहित्य से आपका लगाव कब और कैसे? देखिए, साहित्य के लगाव का प्रश्न जहाँ तक है तो मैं समझता हूँ 12वें-13वें वर्ष की उम्र में हम कुछ न कुछ तुकबंदी कर लिया करते थे। हमारे पड़ोसी थे श्री भैरव दत्त जोशी जी, तो उनको मैं नाना जी कहता था। तो उनको जाके मैं दिखाता तो वो मेरा उत्साहवर्धन करते और मैं फिर दूसरी कविता लिखता। तो यूँ कहना चाहिए कि कक्षा 12 के आसपास हम पढ़ाई का काम करने लगे थे, और वो पढ़ाई थी वेदों की, उपनिषदों की, छायावाद के सारे जो शीर्षस्थ हैं उनके कृतियों की। तो इसीलिए तो 12वें में रिजल्ट खराब हुआ, लेकिन समाउ आगे चलता रहा। दूसरी चीज, प्रारंभिक जो हमारा साहित्य सृजन हुआ था उसमें बाद में थोड़ी बाधाएं पड़ गई, क्योंकि जब पढ़ाई में और आगे बढ़े तो मैंने ICW में एडमिशन लिया, ICS में एडमिशन लिया। इन दोनों की पढ़ाई थोड़ा अधिक समय मांगती थी, परिणाम स्वरूप लेखन कार्य थोड़ा बाधित हुआ और कुछ कम लिखा जाने लगा, लेकिन लिख के रख ही रहे थे। जब प्रकाशन का समय आया तब हम एक तरीके से MCOM, LLB,
पीएचडी और आईसीएसआई का एफसीएस और एफसीएमए और कोबॉल प्रोग्रामिंग इतना हम कंप्लीट कर चुके थे जब हम अपने शिखर पर आए। MIT बॉस्टन से जो मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया वो बात है, लेकिन पढ़ाई में समय गया, साथ ही लगभग सारी पढ़ाई हमारी नौकरी के साथ हुई। तो यूँ कहिए कि पढ़ने और नौकरी करने के बाद समय और शक्ति दोनों ही इतनी नहीं बचती कि बहुत ज़्यादा काम किया जा सके, लेकिन फिर भी कारवां चलता रहा। और हमने ये सोच रखा था कि 55 साल की उम्र में मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाहर आ जाऊँ, और बाहर आ जाने का मतलब ये वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना और अपनी रुचि के कामों में अपने आप को जोड़ना। और यही हुआ। 55वां तो नहीं, लेकिन 56वां वर्ष हमारे लिए अंतिम वर्ष रहा नौकरी में, और उसके बाद में फिर हम बाहर आ गए और झंडा उठा करके हिंदी साहित्य के साथ जुड़ गए। पहले हमारी जो लिखी हुई कविताएं थी उनको हम अन्य प्रकाशकों से छपवाते थे, तो उसके ऊपर व्यय करना पड़ता था राशि। तो हमने सोचा कि अगर सहयोग ही करना है तो अपना ही सहयोग क्यों ना किया जाए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हमने प्रकाशन का कार्य शुरू कर दिया। एक दो बच्चे मिल गए जो साथ दे दिए और प्रकाशन का कार्य शुरू हो गया। तो इस तरीके से जो पैसा हम व्यय करने वाले थे अपने किताबों के प्रकाशन पे, उससे हमारी किताबें भी प्रकाशित होने लगी और साथ ही साथ अन्य लोगों की किताबें भी प्रकाशित होने लगी। बस चल पड़े। प्रवीष नगर की जय सब काजा। आप मतलब प्रेरणादायी आपका जो है जीवन है, तो इस बात से साबित होता है, क्योंकि आप जो ठान लेते हो आप बिल्कुल करके रहते हैं। आपने कुल 16 प्रसिद्ध प्रबंध काव्य की रचना की जी। तो सर्वप्रथम हम उसी पर चर्चा करेंगे। हाँ ठीक है। क्योंकि मैं भी नारी हूँ, तो आपके प्रबंध काव्य में जो नारी पात्र के बारे में मैं जानने के लिए ज्यादा उत्सुक हूँ। मैं चाहती हूँ कि पाठक भी जाने आपके प्रबंध काव्य में। जी सुषमा जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने प्रबंध काव्य हैं वो सब स्त्री केंद्रित हैं, सारे आपके प्रबंध काव्यों में जो है ऐतिहासिक और पौराणिक नारी पात्रों की पीड़ा और दुख और मर्म को आपने बहुत गहनता और सूक्ष्मता से उकेरा है। नारी के अंतर्मन के दुख को आपने कैसे महसूस कर लिया एक पुरुष होते हुए? इसका राज क्या है कि इतनी संवेदनशीलता आप में कहां से आ गई? क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा मैं तो यही सोचती थी, या अधिकतर पाठक ये सोचते हैं कि एक नारी ही बड़ी शिद्दत से अपनी जो है भावनाओं को व्यक्त कर लेती है और वही कविताओं में ढालती है, लेकिन आपके प्रबंध काव्यों को पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कोई पुरुष ने लिखा, ऐसा लगता है कि किसी नारी की ही पीड़ा जो है आपके अंदर जीवंत हो। देखिए, जो प्रश्न आपका है बड़ा क्लिष्ट है, बहुत मुश्किल है इसका जवाब दे पाना जो सर्वग्राही हो। स्थिति ये है कि जब आप किसी भी पात्र के लिए काम करते हैं, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष, तो किसी भी पात्र के काम करने के ऊपर काम करने से पहले ये आवश्यक होता है कि आप उस पात्र के व्यक्तित्व का अध्ययन करें। व्यक्तित्व वही फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल, तीनों एंगल से, तीनों दृष्टिकोणों से उसका विवेचन करें। और विवेचन करने के बाद दो चीज़ें निकालें, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स को आप ग्रहण कर लें और नेगेटिव्स को आप जो है वो एलिमिनेट कर दें, या जो आपको अपने अभिनय के लिए चाहिए उनको रिटेन करके उचित स्थान पर जोड़ें। मतलब ये हुआ कहने का अपने लिए फील्ड तैयार करें और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर काया प्रवेश। ये महसूस करें कि अगर हम उर्वशी होते तो कैसा, या हम माधवी होते कैसा महसूस करते। जब तक आप परकाया प्रवेश करके उसके मन के, अंतर्मन के व्यक्त विचारों के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसलिए मैं तो गंभीरता के साथ पढ़ता हूँ और पढ़ने
साक्ष्य इकट्ठे करके अपनी भूमिका में जो भी कुछ मिला वो दे दिया। उसके बाद में इस तरीके से जब पकाया तो एक स्त्री होगी, ये आपका जो जवाब है वो एक आध्यात्मिक और दार्शनिक अंदाज भी आपका बनता है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका। और मैं आपसे प्रबंध में एक तो माधवी और अश्मा पर बात करनी चाहिए, तो प्रभावित किया है इन दोनों ने। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ययाति की पुत्री जो माधवी थी, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बस आप इसको बताइए। ययाति की पुत्री माधवी ययाति के साथ ही जब ययाति ने मानव को स्नेह किया और भवन बन जाने का फैसला, तो वो सारा का सारा जो अपना शासन था अपने बेटे को सौंप करके जा रहे थे। इसी बीच में घटना हो गई, विश्वामित्र के आश्रम में उनका एक शिष्य था गालव ऋषि। बल्कि इंटरेस्टिंगली ये बात आपके राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान से लेकर के और इंदौर के आसपास के पूरे क्षेत्र में ये लिंक्ड था। तो गालव ने जब दीक्षा ग्रहण कर ली तो उसने विश्वामित्र से पूछा कि हमारे को क्या दीक्षा के लिए देना है, गुरु दक्षिणा। तो वो गरीब लड़का था। विश्वामित्र ने कहा कि कुछ नहीं देना है, तुम यशस्वी बनो, ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है। लेकिन गालव ऋषि बार बार उनको ये पूछता रहा कि नहीं, दक्षिणा तो आपको लेनी ही पड़ेगी, आप बताइए क्या गुरु दक्षिणा है। तो विश्वामित्र थोड़े क्रोधी थे, उनको अंदर ही अंदर काफ़ी क्रोध आया कि लड़का अपने आप को समझता क्या है, बहुत अहंकारी है, चलो इसको पाठ सिखा, लेसन इसको समझाते हैं। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, तुम ऐसा करो, 800 श्वेत कर्ण श्यामा गाय लाल सारी घोड़े इकट्ठे करो। जहाँ ये इस बात सुनी तो फूंक सा लग गई गालव ऋषि कि वो एक घोड़ा लाने की स्थिति में नहीं था, 800 घोड़े कहाँ से लाया। और दूसरी चीज, श्वेत कर्ण जो अश्व हैं उनकी संख्या भी बड़ी सीमित है। कहते हैं कि उस जमाने में कुल 600 घोड़े ही आर्यावर्त में उपलब्ध थे, तो 800 मिल भी नहीं सकते थे। लेकिन गालव के हठ ने ये स्थिति पैदा कर दी। तो गालव को लगा मैं पूरा नहीं कर सकूंगा और इसलिए वो आत्महत्या करने का निर्णय लेता है। तभी गरुड़ जी उनके पास आते हैं। गरुड़ जी विष्णु के वाहन हैं, तो उनसे सारी कहानी समझते हैं। उनको कहते हैं क्यों ना तुम ययाति के पास जाओ और उनसे मांगो को वो बिना कोई दक्षिणा या दान दिए हुए आपको वापस नहीं भेजेंगे, तो वहाँ से आपका काम बन सकता है। ये सुनकर के गालव को लगा कि अच्छा कुछ करना चाहिए। वो वहाँ पहुँच गए दशरथ जी के पास और ययाति के पास, और ययाति के पास पहुँच करके अपनी सारी पीड़ा उनको बताई और बोला कि कैसे हमारी मदद करो। तो ययाति ने कहा कि कल बताऊँगा। रात भर सोचता, उसकी समझ में नहीं आया क्या करे। वो राज्य कोष से तो कुछ ले नहीं सकता था क्योंकि राजा का पद छोड़ दिया था, और उसके पास ऐसा कुछ था नहीं जिससे वो उस इतने 800 श्वेत कर्ण वाले अश्व इकट्ठे कर सकें। तो उसने सवेरे गालव को ये प्रस्ताव दिया कि देखो मेरी एक लड़की है जो अभी अविवाहित है और उसकी रेखाओं में चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देने का निरूपण हमको किया है पंडितों ने, तो आप इसको ले जाइए, इससे आपको जैसे काम कराना है वो करके आप अपने घोड़े इकट्ठे कर लीजिए। तो दोनों चल पड़ते हैं। ययाति की जो पुत्री है माधवी, वो तो 15-16 साल की होती है उस टाइम पर। उस टाइम क्या समझ में होती है, उसे तो लगता है कि कहीं खेलकूद करने जा रहे हैं। बहरहाल पहले वो अयोध्या के राजा के पास पहुंचते हैं, उनसे सारी बात बताते हैं। तो वो ये कहते हैं कि देखिए हमारे पास 200 घोड़े हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये लड़की मेरे साथ 1 साल सहचरी बनकर रहेगी, और उसके बाद अगर इसके पुत्र नहीं उत्पन्न होता तो भी या अन्य परिस्थितियों में भी हम आपको इसे वापस कर देंगे। इस प्रकार
जो माधवी है वो अयोध्या नरेश के पास सहचरी बनकर रहने लगी 1 साल के लिए। 9 महीने में उसको गर्भ हुआ और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सुंदर बालक को जन्म दिया तो 1 वर्ष का समय पूरा हो चुका था। गालव ऋषि पहुंच गए। उन्होंने माधवी को वापस लिया और चल दिया। अब यहाँ कई पक्ष हैं। पहला वो एक के साथ संबंध होना, दूसरा उसी के साथ 1 साल रहना, तीसरा बच्चे का जन्म, चौथा वहाँ के परिवेश में ढल जाना और पांचवा कि मन में मतैक्य होने के कारण समय का या जीवन के 1 वर्ष का शांतिपूर्वक पूरा हो जाना वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के कई चीज़ें थी जिनसे शिष्यों को लाभ होने वाला था। ये कोई नुकसान पहुंचाने वाला सिस्टम नहीं था। खैर वो वहाँ से चल देती है गालव के साथ और वो दूसरे नरेश के पास जाते हैं। एज इन्हीं टर्म्स के ऊपर उनके साथ में भी 1 साल का सौदा हो जाता है। इस तरह 3 साल का सौदा हुआ और उसमें टोटल 600 अश्व जो है वो इकट्ठे किए जा सकते। 200 अश्व इकट्ठे ही ना हो क्योंकि आज आर्यावर्त में और कहीं थे ही नहीं। तो ऐसी दशा में माधवी ने सोचा कि अगर ये 200 घोड़े नहीं मिले तो ये तो जाएगा नहीं विश्वामित्र के पास। जब ये जाएगा नहीं तो स्थिति उनको स्पष्ट नहीं होगी और ये ऐसे ही लटका रह जाएगा। ये सोचकर एक रात वो गालव को छोड़ करके विश्वामित्र के आश्रम में चली गई। विश्वामित्र ने को मिलने की इच्छा जागृत की और वो आकर के मिले कि हाँ बोलो बेटी कैसे। तो उसने पूरी कहानी बताई और उसके बाद बोला कि देखिए 200 घोड़े और मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो 2 ही संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये है कि उसी प्रकार से जैसा नरेशों के साथ टर्म्स हुआ उसी प्रकार के टर्म्स के ऊपर मैं 1 वर्ष आपके साथ रहूं, और दूसरा ये कि बचा हुआ आप माफ कर दें। विश्वामित्र ने कहा तुम लोग तो निरे बुद्धू हो, शुरू में ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। बहरहाल 1 साल माधवी फिर विश्वामित्र के साथ रहती है। इस प्रकार कुल 4 वर्ष हो जाते हैं और 4 वर्ष के बाद गालव को गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाती है। गालव वापस छोड़ने के लिए माधवी को ययाति के पास यानी पिता के पास छोड़ने के लिए माधवी को लेकर के चलता है। रास्ते में माधवी चूंकि 4 साल गालव के साथ रह चुकी थी, उसकी सोच बदल गई थी और वो कुछ आकर्षण या प्यार महसूस करने लगे थे। रास्ते में उसने जब वो चीज़ प्रस्तावित की गालव को तो गालव बोले आप मेरे गुरु के साथ सहचर किया आपने, तो गुरु के साथ सहचार करने के बाद मैं आपकी गुरु पत्नी हो गई और इसलिए मेरी शादी आपसे नहीं हो सकती। इस प्रकार दिल टूट जाता है माधवी का। वो अपने पिता के घर वापस तो आती है। गुरु सुन रहे पिता ने सोचा कि शायद इसकी शादी होने से ठीक हो जाए, तो उसने शादी स्वयंवर की व्यवस्था कर दी। स्वयंवर में सारे लोग आए थे लेकिन माधवी ने उनमें से किसी के गले में वरमाला नहीं डाली, बल्कि वरमाला जंगल की तरफ ले गई और ये बोलकर मैं आनंदी की तरफ जा रहा हूँ और ये और इस प्रकार इस तरीके से मैंने सामान्य जीवन में बिताया। तो ये कहानी है माधवी की। इसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य ऐसे हैं, इसमें घटनाएं इस तरीके की हैं, कई बार रोना आ जाता है। जी बहुत मार्मिक और बहुत हम हृदय को छू लेने वाली उसमें जिस तरह से आपने हृदय को अंदर छू लेती है। अच्छा, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि अपने अष्टमा भी इसी तरह करेंगे चाहते थे। अष्टमा का क्या जिसमें आपने स्त्री मुक्ति की वर्ष की बात है। अष्टमा माने
ऋषि गौतम के पास ये पली बड़ी, उन्हीं से शादी हो गई जी और इंद्र जी ने एक दिन उसे छल किया। उस छल में जी ऋषि ने उनको क्या बोलते हैं, अभिशाप दे दिया, श्राप दे दिया और वो पाषाणी बन जी गई गुलाब लोक में। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार मानदंड हैं क्या, किन मानदंडों पर किसी के चरित्र को देखा जाना चाहिए। जी जी तो हमें सबसे पहले ये लगा कि जिस व्यक्ति को ब्रह्मा जी ने ये काम सौंपा कि वो अहिल्या की देखभाल करें, और शिशुकाल से, यानी उसके जन्म लेने के बाद से ही उसकी देखभाल करें, तो इसके लिए उन्होंने गौतम को नियुक्त किया था। वहां पर कोई शिकायत नहीं मिलती है, वो काम अपने हिसाब से चलते रहते हैं। फिर जब विवाह लायक आयु हो जाती है तो ऋषि गौतम अहिल्या को लेकर प्रजापति ब्रह्मा के पास फिर जाते हैं और उनसे बताते हैं कि अब उसके 16 वर्ष पूरे हो गए, तो अब वो लालन पालन का जो जिम्मेदारी थी वो खत्म हो गई है, तो इसलिए हमें आपको वापस करने हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये शादी कर देते हैं इसकी, तो यहाँ कहाँ आश्रम में अकेले रहेगी। तो वो घोषणा कर देते हैं कि जो पृथ्वी के 2 चक्कर लगा के पहले आएगा उसी के जी साथ किया जाएगा। सारे लोग इंद्र से लेकर के सूर्य तारा वगैरह वगैरह सारे जो बुद्धि देवता हैं वो लाइन में आ जाते हैं अपने अपने वाहन पर, वो पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी। परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। इसी बीच गौतम जी सोचते हैं कि यार इतनी पाली हुई लड़की है, हमने उसको इतना बड़ा किया और अब इनमें से कोई उठा ले जाएगा उसको, इनको क्यों मिलनी चाहिए, जब लालन पालन हमने किया तो हमारी शादी होनी चाहिए। वो ये भूल गया कि वो पिता तुल्य थे, तो जी पिता तुल्य व्यक्ति के साथ शादी कैसे होनी चाहिए थी, कैसे उचित थी, ये प्रश्न सबसे पहला प्रश्न उसमें खड़ा होता है। और तब क्या किया ऋषि गौतम ने, कामधेनु गाय की 2 परिक्रमाएं कर ली और पहुंच गए शंकर जी के पास कि पृथ्वी में सारा का सारा समाया हुआ है, तो गाय में सारी पृथ्वी समाई हुई है, तो काली गाय, तो एक तरीके से सारा का सारा ब्रह्मांड ही समाया। यही कथन उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा के सामने कहा और बोले कि मैं पहले जीत गया हूँ, तो मेरी शादी कर दीजिए। तो जैसा कि कमिटेड था गौतम ऋषि के साथ अहिल्या की शादी हो गई। अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद आवश्यक होता है कि मनसा वाचा कर्मणा दोनों मिल करके अपना जीवन यापन करें। लेकिन ऋषि गौतम तो अपनी साधना में जुटे रहते थे और समय नहीं दे पाते थे वगैरह वगैरह। इंद्र का आश्रम में आना जाना था, तो आकर्षण पैदा हुआ दोनों के बीच में, और उस आकर्षण की परिणति उस मीटिंग की पृष्ठभूमि बनी जिस मीटिंग में ये सब घटनाएं हुई पत्थर बनने की। तो इस प्रकार से कई प्रश्न उठते हैं कि जिस बेटी को पाला उसी के साथ शादी करना क्या लंपटता नहीं? जब दोनों की वय में सैकड़ों वर्ष का अंतर था, तो ऐसे में गौतम ऋषि ने शादी क्यों की? चौथा, जब वो उसको खुश नहीं रख सकते थे तन मन धन से, तो ऐसी दशा में उन्होंने शादी का विचार क्यों आगे बढ़ाया और क्यों किसी की लाइफ स्पॉइल करी? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को विभिन्न स्तरों पर पुस्तक में उठाया गया है और मोस्टली ये कहेंगे कि कंक्लूड ये किया गया है कि लंपटता सिर्फ इंद्र में नहीं बल्कि गौतम के व्यवहार में भी झलकती है। तो इसलिए सारा का सारा दोष इंद्र को या सारा का सारा दोष अहिल्या को देना उचित नहीं है। इसमें बाकी और पात्रों को भी अपनी लंपटता जो है ना वो शेयर करनी चाहिए। तो ये है कहानी। जी जी जी, मुझे तो लगता है कि वर्तमान में भी ये प्रासंगिक है, देखा जाए तो ठीक कह रहे हैं। जितने भी आपने पौराणिक कथाएं जो नारी पात्र उठाए हैं, तो मुझे लगता है कि यह दशा आज भी नारी की है।
पूरी तो नहीं है, नारी आगे जरूर बढ़ गई लेकिन है फिर भी। तो ठीक है। ये हाँ जी हाँ। और आपने मतलब पहले तो नारी का अपने काव्य में दयनीय दशा बताई है, फिर बाद में नारी को स्वतंत्र निर्णय लेने वाली सशक्त नारी के रूप में भी दर्शाया है। माधवी, अश्मा, ये सभी नारियां मुझे इसी तरह दिखाई दी। जी तो मुझे आप ये बताइए कि आप नारी को किस तरह देखते हैं? आपके विचार में वो दयनीय है या स्वतंत्र, मजबूत, सशक्त पात्र है? देखिए, प्राचीन काल से देखें अगर, सृष्टि के आदिकाल से देखें अगर, पहली चीज़ तो ये दिखाई पड़ती है कि नारियों को ही सारी कमांड या पावर दी गई है। कोई भी मंत्रालय उठा लीजिए, जैसे वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय के लिए आप कहाँ जाएंगे? लक्ष्मी जी के पास, ठीक है ना। एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है? सरस्वती। सरस्वती जी के पास। शक्ति नहीं, शक्ति है, कानून है, इस तरीके के जो हाँ जी। एग्रेसिव कार्य हैं, ये किसके पास है? तो किसी देवता के पास है कहाँ? सब कुछ तो महिलाओं के पास है। तो जब महिलाओं के पास है तो सशक्त कौन है? जिसके पास वो शक्तियाँ। तो इस तरीके से आदिकाल से ही मैं तो कहता हूँ सशक्त करना। वैदिक काल में आ जाइए तो वेदों का पाठ, उनका श्रवण, उनका मनन चिंतन करने में, आश्रम की व्यवस्था देखने में बहुत सारी चीजें जुड़ी रही और उनमें से बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें तो सीखी और गार्गी जैसी उन सब लोगों के जो भावनाएं थी, जो भावनाएं और शास्त्रों के बारे में तो इसलिए वैदिक काल में भी कहा जा सकता है कि सबल कमजोर ये कमजोरी वाली बात शुरू हुई है मेरी समझ में उस काल से, जब आताताइयों ने परंपराओं ने आकर के स्त्रियों का अवमान करना शुरू किया, सबको रोकने जगह अवमान किया और उसके बाद में चले गए। तो इस स्थिति से बचने के लिए समाज ने ये मुँह ढका है, कहीं वो शक्ल बनानी, कहीं वो किसी स्टार के तरीके से, तो जैसी जहाँ स्थिति थी जी वैसी छुपाने का काम शुरू हो गया और स्त्रियों की पोजीशन जो थी उसमें काफी कमजोरी आई। जी। जी अब हम आगे अगले नए विषय पर चलते हैं। जी आपने खामोशी की चीखें जो काव्य संग्रह में लिखा है, वो जी कश्मीर शरणार्थियों की पीड़ा और दुख दर्द दर्शाता है। जी इस कृति को लिखने का विचार कैसे और कब आया? मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ कि ये आज भी समसामयिक और समकालीन समस्या है कि हमारा देश और कश्मीर आज भी इसी समस्या से जूझ रहा है। तो ये विचार आपको कैसे आया लिखने से? देखिए, जब आप सामाजिक परिवेश पर नजर रखते हैं तो आपको जगह जगह पर ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जिनमें आपकी अभिव्यक्ति या आपकी प्रतिक्रिया आवश्यक हो जाती है कि क्या होना चाहिए। हम जीवन के उस दौर से गुजर रहे हैं जब हमने अपने कार्य यानी ऑक्यूपेशन को छोड़कर गिविंग बैक टू सोसाइटी वाली स्थिति शुरू की है। तो जो कुछ मैं सोसाइटी को दे सकता हूँ ज्ञान के तौर पर, पुस्तकों के तौर पर, फिर अपने आख्यान के तौर पर वगैरह वगैरह, तो वो मैं देने का प्रयास करता हूँ समाज को। उसी श्रृंखला में ये भी है कि भाई समाज में क्या घटनाक्रम हो रहा है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसको भी निर्दिष्ट रूप से सामने रखा जाए। कश्मीर की जो स्थिति है वो सबको पता है, तो वहाँ पर कुछ कठिन कठिन दृष्टांत ऐसे थे जिनको देख करके रोया काँप जाता था या आंखें नम हो जाती थी। तो मैंने ऐसे छांटे और मैंने सोचा कि इनको प्रस्तुत किया जाए सामने सरकार के, समाज के, कि वो देखेंगे भाई क्या क्या कमी ऐसी है। अच्छा लिख गया, अच्छे दृष्टांत उसमें संकलन में आ गए
और इस तरीके से 52 में से 50 कविताएं जो थी वो कश्मीर सेंट्रिक थी। और हमारे कई पाठकों ने हमको इसकी सूचना दी कि उन्हें कहा उसको खामोशी की चीख पुस्तक को पढ़ने के बाद उनको रोना आया या वो भावुक हो गए। और ये भी कहा गया कि जो कश्मीर फाइल्स जो किताब है, जो पिक्चर बनी है, उसके दृष्टांत और हमारी कविता के दृष्टांत बहुत ज़बरदस्त लगता है। हमारे प्रश्न प्राकृतिक लगते हैं, नेचुरल लगते हैं, जबकि वहाँ तो अच्छा है, प्रयास अच्छा है। लोगों ने उस चीज़ को अगर पसंद किया तो हमारी पसंद किया है, पाठकों ने काफी पसंद किया है और मुझे भी बहुत पसंद आई है। वाकई उस दर्द और पीड़ा को हम अंदर तक महसूस कर सकते हैं। आपने इस तरह से उसे प्रस्तुत किया है। आपकी एक और बहुत प्रसिद्ध रचना है कोणार्क। सौंदर्य और प्रेम को आपने शब्दों की छेनी और हथौड़ी से रचा है। इस अद्भुत रचना के बारे में हम जानना चाहेंगे। कोणार्क में जीवन बचा रहे, इसे आपने किन अर्थों में प्रतिपादित किया है? देखिए, कोणार्क में जीवन बचा रहे, कोणार्क के बनाए जाने की कहानी तो एक तरीके से सपाट बयानी ही कह सकते हैं। तो कई खंड ऐसे हैं, भावखंड ऐसे हैं जिनमें सिर्फ इस तरीके की सपाट बयानी ही है तो स्थिति को जोड़ती चलती है और उनके प्रभाव को निरूपित करती चलती है। कोणार्क एक ऐसी रचना है जिसके बारे में मैं आश्वस्त नहीं था कि मैं करूँ वो रख या नहीं करूँगा, लेकिन मैं 3 बार कोणार्क गया और हर बार वहाँ की शिल्प कला को समझने की कोशिश की और विशेष करके ये समझने की कोशिश की कि ये शिल्प कला कहाँ से आई होगी शिल्पी के दिमाग में, कैसे ये सब चीज़ें हुई होंगी। तो उसी के बहुत सारे ऑप्शंस मैंने ढूंढे और उन पर बड़े प्रश्नात्मक तरीके से जो महाशिल्पी हैं विशु, महाराणा विशु, तो से वार्ता की बात की। अब मेरे पास जब शैली का विषय आया तो मुझे लगा शैली तो वार्ता ही उचित होगी, जो कि प्रायः कविताओं में नहीं होती, लेकिन हमने उसका एक प्रयोग किया। जो प्रश्न हो उभरे समय समय पर या किसी एक श्रृंखला में, तो उन प्रश्नों का उत्तर जो है ना वो महाराणा विशु से मिलता था, लेकिन वो एक संवाद शैली में था। तो ये शैली पर प्रयोग सफल रहा, लोगों को पसंद आया। तो अगली पुस्तक भी हम उसी शैली में लिखने का प्रयास करेंगे, जो कि अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के ऊपर आधारित है, हमारी अगली किताब। जी, ये आपका एक नवीन प्रयोग मुझे लगता है कि काव्य में वार्तालाप शैली आपने जो, और ये काफी पसंद भी की गई। कोणार्क तो बहुत पसंद की गई, अभी तक। वाकई में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने उस किताब को जब लिया हाथों में और जब पढ़ना प्रारंभ किया तो पूरी कर ही उठी थी मैं छोड़ नहीं पाई, इतनी मतलब मोहित हो गई थी। धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छी रचना है। हाँ, इस पर चिंतन पर काम कर रहे हैं कुछ साथी। तो ऐसा अनुमान है कि अब तक 44 आलेख प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन इस मई तक आपके कोणार्क पर मैंने भी समीक्षा लिखी है, जो आपकी प्रकाशित हुई थी अनुस्वार में प्रकाशित हो चुकी है। अच्छा लिखा था आपने। जी, धन्यवाद। आज वर्तमान में नई कविता बहुतायत में लिखी जा रही है, लेकिन कविता कविता उसे कह सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं उसमें अधूरापन, अनाड़ीपन और जल्दबाजी होती है। आप वर्तमान के युवा कवियों और लेखकों को क्या संदेश और सुझाव देना चाहेंगे कविता के बारे में? क्या कैसा लेखन? देखिए, मैं कौन होता हूँ किसी को ये बताने के लिए कि ऐसा लिखूं। हर एक की अपनी स्वतंत्र विचारधारा होती है, स्वतंत्र ज्ञान होता है और स्वतंत्र अनुभूति होती है। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको क्या कहा जाए कि तुम ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिखो, ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिखो, मुझे नहीं लगता ये बहुत समीचीन है। अब सवाल उठता है कि अपने अनुभव के आधार पर कुछ तो कहा जाए। अगर कुछ तो कहा जाए तो उसका 2 ही चीजें कहूंगा, पढ़िए और कढ़िए। जब पढ़ेंगे तो कढ़ेंगे और जब कढ़ेंगे तो कहानी गढ़ेंगे। तो यही चीज़ है, जितना अधिक पढ़ेंगे
उतना अधिक आपके पास में भंडार होगा, घटनाओं का भंडार होगा, सोच का भंडार होगा, शब्दों का भंडार होगा। तो इस भंडारे से तभी आप शब्द निकाल सकते हैं जब वो वहाँ उपलब्ध हों, और वो वहाँ पर उपलब्ध होंगे सिर्फ अध्ययन से। इसलिए अध्ययन करिए, अध्ययनशील बनिए और अध्येता की तरह लिखिए। जी जी जी, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आज के युवा लेखकों को। ये संदेश जाता है कि खूब पढ़िए और फिर लिखिए उसके बाद। एक और संदेश देना चाहूँगा। जी जी कविता को कविता के रूप में लिख करके कविता नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कविता का सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी आवश्यकता है उसकी गेयता। आप तुकांत लिखें या तुकांत लिखें, आप छंदों में लिखें या अगर मुक्त छंद मुक्त लिखें, हर स्थिति को में आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कविता के प्राण यानी गेयता नहीं है, संगीत उभर के नहीं बोलता, तो वहाँ काम अधूरा रह जाता है। मुझे लगता है इस पर विचार हाँ, इस पर विचार होना चाहिए। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी और इस पर आखिरी शब्द मेरे ये होंगे कि ये ध्यान रखें कि कविता का जन्म नाट्य कला से पूर्व हुआ। जी जी। तो कविता सारी विधाओं में सबसे प्राचीन विधा है, और इसने अपने आप को सिद्ध किया है कि कविता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। एक अहिंसात्मक आंदोलन भी लड़ा जा सकता है। तो जब कविता की इतनी क्षमता है, तो उस क्षमता के साथ आप मिलकर कविता को कविता उसकी जो चेतना है उसका क्षरण होने पर, उसके रूप का स्वरूप का क्षरण होने पर उसे रिस्पेक्ट दीजिए, प्रेम दीजिए और प्रेम के साथ। मुझे लगता है युवा लेखकों तक यह आपकी बात जरूर पहुंच जाएगी और वो भी इस पर विचार करेंगे। तो आप बहुत अनुभवी और वरिष्ठ और संपूर्ण ज्ञान का भंडार है आपके पास। तो ऐसे जो ज्ञानी लेखक हैं उनकी बातों को हमें मनन जरूर करना चाहिए। आप नारी के मन की ममतामयी और आत्मिक भाव को बखूबी समझते हैं। अतः महिला साहित्यकारों से लेखन के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? और एक प्रश्न और है कि क्या महिला साहित्यकार पुरुषों से कमतर लेखन कर रही हैं और इतना भी आप सहमत हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी तीन बातें आवश्यक इस चीज पर है कि कविता को कविता ही रहने दो, कोई नाम न दो। व्यंग को आप संक्षिप्त में कैसे व्यक्त करेंगे, क्योंकि आप एक व्यंग्यकार भी हैं? व्यंग को आप कैसे? व्यंग पर मैंने थोड़ा काम किया है और न केवल थोड़ी बहुत रचनाएं करी हैं, हमने व्यंग संकलन वगैरह भी निकाले हैं। अभी तक का सबसे बड़ा संकलन 251 अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकारों की रचनाओं का संग्रहण हमने प्रस्तुत किया था, और वो काफी क्या कहना चाहिए, 251 अंतर्राष्ट्रीय उसको वो बहुत पसंद किया गया। और मेरे ख्याल से वो एक रिसर्च पेपर की तरह है। बिल्कुल, जो उस पे रिसर्च भी किया जा सकता है काफी व्यंग पे। इतने बड़े स्केल पर अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सुना है कि शायद 501 की तैयारी की जा रही है। जी जी जी, देखिए उसका भी ग्रहण करेंगे स्वाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अनौपचारिक और घरेलू सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी जी। कहाँ दिल जले को सू चाहिए जुनून के बस जुनून, कहाँ दिल जले को सू चाहिए जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। मैं करेक्ट कर देता हूँ शेर को, कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए। अच्छा, कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए
जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। चाहिए। जी जी। आप आपकी जब बिटिया वाणी कहती है कि डैडी को जुनून शब्द में हमने जीते देखा है। वो कहती है कि बच्चों का क्या हर दुख बच्चों का वह सह लेते हैं, खुदा की प्रतिमा को हम पिता कहते हैं। तो आप आपकी बेटी और परिवार के साथ बिताया कोई यादगार पल हमसे साझा कीजिए, हम जानना चाहेंगे। नहीं, यादगार पल बहुत रहे हैं, भगवान ने बड़े ऐसे मौके दिए हैं। जैसे नीति जो सबसे बड़ी है, वो अमेरिका जा रही थी पढ़ने के लिए। जी तो मुझे याद आते हैं वो दिन की कितनी कठिनता या परेशानी रही और कैसे वो सॉल्व हुई। उसके बाद वहाँ जा कर के जब वो आई तो हम लोगों को साथ में लेके गई और सारा अमेरिका का दर्शन कराया। तो वो जो पल उनके साथ कटे वो बहुत अच्छे हैं। उसी तरीके से हमारी छोटी वाली बेटी ने भी कई ऐसे घटनाक्रम के साथ में जोड़ा हमको जो यादगार बन गए, और उसकी जो संवेदनाएं थी, उसकी जो अनुभूतियाँ थी, वो उजागर हुई या सम्मत हुई। जहाँ तक मेरे बेटे तनुज का सवाल है, वो थोड़ा मैकेनिकल है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कह सकते हैं, और उसने उसी लाइन में प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पर अपना कैरियर रखा। जब भी हम कभी उसके पास जाते हैं तो वो छुट्टी लेकर के हमारे साथ बैठ जाते हैं। वो सब पल भी बड़े अच्छे गुजरते हैं। चलते चलते आप आपकी असीमित ऊर्जा का राज बता दीजिए। भविष्य में और साहित्य में आपकी क्या आगामी योजनाएं हैं, बताइए। पहले तो आप आपकी असीमित ऊर्जा का राज ही बताइए, क्या क्या आपकी असीमित। देखिए, आप निरंतर लेखन करते हैं, निरंतर हर जगह जुड़े रहते हैं, सामाजिक कार्यों में भी जुड़े रहते हैं, तो थकते नहीं है क्या कभी? थकान शरीर को होती है, मस्तिष्क को होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उस चीज से दबे रहें। आप फालतू तौर पर अगर आप इस थकान को या इस परेशानी को अपने कंधे पर बैताल की तरह लाद करके चलते रहेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। कोई भी चीज़ आए उसका तुरंत निर्णय करो और आगे बढ़ो। तो हाँ, एक तो ये ऊर्जा का राज है कि हम कभी किसी चीज़ को अपने कंधे पे नहीं रखते हैं, फुल फाइनल करके ख़त्म करने का। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई परिस्थिति सामने आती है तो उसे पुराने परिप्रेक्ष्य में देखने के साथ साथ नए परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि किस प्रकार से बदली हुई परिस्थितियों में वो चीज़ वैसे उभर कर सामने आई है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि इस समस्या का रीडिंग कैसे किया जाए और कब किया जाए। और तीसरा ये है कि विकल्प चुनिए। विकल्प चुनेंगे जब आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। उन विकल्पों में से एक और या दो विकल्प चुन लीजिए और उन्हीं को करके आगे बढ़ जाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम का एक नियम होता है, आकर्षण का सिद्धांत। तो जब आप किसी भी प्रकार के काम के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के परिवेश में जाते हैं तो आपको परिस्थितियां अनुकूल होती दिखती हैं, और जैसे कहते हैं कि कायनात सबकी मदद करना शुरू कर देती है, तो सचमुच कायनात मदद करना शुरू कर देती है। आप उठिए और चलिए, अपनी चेतना को जागृत कीजिए और लिखिए जितना कुछ लिखना चाहते हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि प्रकाशन की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका ये वक्तव्य बहुत ही सुंदर लगा मुझे, सही। और ये प्रेरणादायी है, बहुत प्रेरणादायी है। और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि अनवरत आप लिखते रहें और आपकी यह साहित्य की जो यात्रा है वो अनवरत चलती रहे और सभी उसका लाभ उठाएं, आपसे प्रेरणा लेते रहें, आगे आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरणा लेते रहे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार सुषमा जी, बहुत बहुत आभार। आपने बड़े जबरदस्त तरीके से इंटरव्यू लिया, यादगार इंटरव्यू है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके, और ये मुलाकात निश्चित रूप से श्रोताओं और पाठकों को बहुत पसंद आएगी। तो मित्रों, एक छोटी सी कोशिश जानने की है हमने साहित्य के जादूगर संजीव कुमार जी से। आज के समय के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित कवि और साहित्यकार डॉक्टर संजीव कुमार अपने आप में एक समृद्ध साहित्य है। वे हिंदी साहित्य की यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध व्यंग्यकार, वे एक सजग प्रहरी साहित्यकार हैं। प्रसिद्ध व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय उनके लेखन में चिकित्सकीय दृष्टि देखते हैं।
एक चिकित्सक जिस तरह से ऑपरेशन करके और सफलतापूर्वक आपको ठीक कर देता है, वैसे ही आपका साहित्य भी है कि आप उतनी ही बारीकी से, गहनता से, सूक्ष्मता से लेखन को समाज के सामने लाके और एक प्रेरणा उपस्थित करते हैं। साथ ही प्रसिद्ध लेखक और संपादक दिलीप तेतरवे जी उनके काव्य में प्रेम को ही मूल पूंजी मानते हैं। निश्चित रूप से आपके हर काव्य में प्रेम और सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन है। इनमें असीमित ऊर्जा और असीमित क्षमता है, जिससे ये अनवरत बिना रुके लगातार लेखन और अन्य कार्य कर रहे हैं। साहित्य के इस ऋषि को हम सीमित समय में सीमित प्रश्नों के साथ ही जान पाए। अगली बार पुनः नए प्रश्नों को लेकर नए अंदाज में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी श्रोतागण और पाठकों को नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। मैं इंदौर से सुषमा व्यास राजनिधि आप सभी को का शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सुषमा जी। नमस्कार। नमस्कार।